हेलो एंड वेलकम अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल मंत्रा। और आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल पर, जिसमें हम लोग बात करते हैं अपने पॉलिटिकल साइंस की और अपने क्वेश्चंस को और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं इस चैनल पे। और इसी साथ आज हम लोग वीडियो लेकर आए हैं, रिलेटेड है 26 जून 2025 के एग्जाम से रिलेटेड। इसमें आपको मिलेगा क्वेश्चन का आंसर, एक्सप्लेनेशन और नेक्स्ट टाइम पे एग्जाम कैसा बन सकता है ये भी आपको पता चलेगा। तो पेपर का जो पैटर्न है वो हमने कई डिवाइड कर ली है, जिससे वीडियो का लॉन्ग टाइम ना हो सके, जिससे आप बार बार देख सकें। उसके बाद इसको पार्ट में डिवाइड किया गया, बाद में उसको मर्ज किया गया, मर्ज भी कर देंगे वीडियो को, एक वीडियो फाइनल भी दे देंगे। और इस वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों के साथ में, क्योंकि एग्जाम होने वाले दिसंबर के। और हमारा होगा इसमें पार्ट नंबर 1 है ये हमारा, ठीक है। तो 26 जून का पेपर होगा, उसको जरा देखते हैं कैसा क्वेश्चन आए थे। और ये आपको हेल्पफुल होगा दिसंबर के एग्जाम के लिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ अगर ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाएं, जिसमें आपको मिलते हैं नोटिफिकेशन, क्विजेज, वीडियो का लिंक्स और आपके पीडीएफ जो हमारे नोट्स होते हैं। और ये इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको वहीं अवेलेबल करा दी जाएगी। और इसके साथ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स कर दें। जब आप वीडियो एंड करें तो आप एंड करके भी कमेंट करें कि फीडबैक कैसा लगा। इसी के साथ में एक आपसे क्वेरी है या क्वेश्चन ये, अगर आप क्वेश्चन आप देखें तो आप आंसर भी करने का प्रयास करें पहले वीडियो को पॉज करके, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने कितने सही आंसर उसमें से किए हैं, क्योंकि एग्जाम पैटर्न पे ही क्वेश्चन ही सारे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। उसके साथ है डेट लिखी मिलेगी किस तारीख को आया था एग्जाम, और क्वेश्चन बाइलिंगुअल मिलेगा आपको, एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो पहली क्वेश्चन है कि सेक्सुअल पॉलिटिक्स इज रिटन बाय। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है एग्जाम में, नेट के एग्जाम में, तो आप बिल्कुल नोट कर लें कि सेक्सुअल पॉलिटिक्स किस पुस्तक ने लिखी है। रविन्द्रनाथ टैगोर, कार्ल मार्क्स, केट मिलेट या इमैनुअल कांट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा केट मिलेट। ये रही बुक की फोटो, मैं इसलिए लगा देता हूँ कि आपको मल्टीपल टाइम याद रहे, वो चीज़ निकलती है ना। इसी ये फोटो आप देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ केट मिलेट की मैंने कोई बुक देखी थी। फॉरवर्ड किसने किया है उसको, है कैथरीन मैकिनॉन ने किया है। एंड आफ्टरवर्ड किसने किया, रेविका मेड ने किया है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ लॉन्चेज। देखिए इसको देखिए क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं एग्जाम में। देखिए ये आता है पब्लिक यूनिट नंबर 10 हमारी है, और पब्लिक पॉलिसी से ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसका रीज़न पूछने का ये है क्योंकि ये करंट का मुद्दा जोड़ के चलता है। करंट का मतलब ये नहीं कि इसी साल हुए की चीज़ें हो नहीं है, ये आपके लगभग 2014, 10 या जो भी स्कीम्स आपकी रनिंग में चल रही है इस समय करंटली में, उसको ये गो थ्रू करके चलता है। स्वामित्व स्कीम हो गई, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, स्वनिधि से समृद्धि, इनॉर्गेशन ऑफ कर्तव्य पाथ एंड नमामि गंगे। अधिकतर इनका जो स्रोत रहता है वो पीआईबी की वेबसाइट रहता है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहीं से लॉन्च होती हैं। मतलब सर्कुलेशन जो जारी किया जाता है इन्फॉर्मेशन के जरिए यहीं से होता है। अब इसका जब आंसर आप देखेंगे तो मैंने इसके लिए एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी है। इसका आंसर एक होगा BEACED। तो देखते हैं इसका क्या एक्सप्लेनेशन रहेगा। जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन था, जिसे हम लोग कहते हैं क्लीन इंडिया मिशन, तो हम जानते हैं कि 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है, महात्मा गांधी की जयंती पर बाय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में नमामि गंगे प्रोजेक्ट, जिसे हम लोग कहते हैं गंगा जी को स्वच्छ करने के लिए, जून 2014 में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा नदी का संरक्षण और पुनरुद्धार करना है। स्वामित्व स्कीम जो हमारी थी, ग्रामीण परिवारों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करने के लिए 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी। अभी लॉकडाउन के समय आई थी स्वामित्व योजना, ठीक है। स्वनिधि से समृद्धि की योजना थी, वो स्ट्रीट वेंडर को लाभ पहुंचाने के लिए की गई थी। और कर्तव्य पथ का उद्घाटन जो आपका किया गया वो 2022 को किया गया। राष्ट्रीय पथ भवन से इंडिया गेट तक का नया मार्ग होगा, ठीक है। अब देखते हैं, कुछ आपको लगेगा कि जून 2014, तो जब ये ऑप्शन जो आंसर की से आया वो BEACD ही है। बट अगर आप ओरिजिनली देखेंगे तो नमामि गंगे जो मिशन था वो आपका जून को लॉन्च हो चुका था, तो भी होना चाहिए था। पर आप देखेंगे ऑप्शन में भी का कोई ऑप्शन नहीं था, आंसर की भी एक ही दिया गया। तो आप इसको जरा नोट कर लेना कि ये अक्टूबर में था, उसका ये जून में था, ठीक है। ये आपको ध्यान बहुत जरूरी रखना, ठीक है। इनकी डेट्स आप याद कर लीजिए, 2020 में स्वामित्व के लिए, और स्वनिधि से समृद्धि का आप अगर याद कर सकें तो वहाँ देखा होगा लॉकडाउन में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसके लिए लॉन्च की गई थी स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आपको मिलेगा यूनिट नंबर 2, यानी कि जब हम लोग पॉलिटिकल थिंकर पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं रॉबर्ट नॉजिक को, ठीक है। या फिर आप बात करते हैं यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेट कर सकते हैं कि who argued the property rights should be strictly upheld provided that wealth has been justly acquired in the first place or has been justly transferred from one person to another। अब देखेंगे इसको कैसे क्या समझते हैं कि संपत्ति की बात हो रही है, तो संपत्ति के थिंकर आप पहले काउंट कर लीजिए कौन कौन किसने क्या क्या कहा है, ठीक है। हम लोग जॉन रॉल्स की बात कर लेते हैं, एक प्रकार से रॉबर्ट नॉजी की बात कर लेते हैं, ठीक है। जॉन लॉक दोनों थिंकर्स लिखते हैं, ठीक है। संपत्ति के अधिकारों को सख्ती से बरकरार रखना चाहिए, ठीक है, और बशर्ते धन पहले से न्याय संगत रूप से
अर्जित किया गया हो या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को न्याय संगत रूप से हस्तांतरित किया गया हो। यहाँ डिटेल ये पूछ रहा है कि अगर आप देखेंगे तो ये पूछ रहा है बिल्कुल नया तरीके से, ठीक है, और ये पूछ रहा है सख्ती से बरकरार रखना चाहिए। अगर संपत्ति के अधिकार की बात करेंगे तो नेगेटिव लिबर्टी का हम लोग अंतर्गत कंसीडर करेंगे। उसमें थिंकर ढूंढ लीजिए कौन कौन से हैं। क्वेश्चन को मैं हल करने का तरीका बता रहा हूँ। ये देखिए महात्मा गांधी ऐसा कुछ नहीं लिखते क्योंकि टेस्टरी से मॉडल देते हैं, ठीक है। उसके बाद एंटोनियो ग्रामशी आपका देते हैं हेजीमनी की संज्ञा देते हैं। थॉमस हॉब्स आपके क्या देते हैं, प्रॉपर्टी तो नहीं देते, वो लेवियाथन बताते हैं कि प्रॉब्लम है इन द सोसाइटी, ठीक है, और एक सत्ता चाहिए उनको प्रॉपर में कि सबको लगाम लगा सके क्योंकि सब जगह गलत चीज़ें फैली हुई हैं एक प्रकार से, ठीक है। बट आप देखेंगे रॉबर्ट नॉजिक ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने संपत्ति के बारे में बात की, जस्ट इंटाइटलमेंट थ्योरी के बारे में कि हस्तांतरण अच्छा होना चाहिए, व्यक्ति संपत्ति कमा सकता है कोई दिक्कत नहीं, बट वो गलत तरीके से अर्जित ना हो, इसका काम राज्य को देखना है। मिनिमल स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। रॉबर्ट नॉजिक ने अपनी पुस्तक अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, ये बुक भी पूछी जा चुकी है कई बार, न्याय के अधिकार के सिद्धांत का समर्थन किया है और जिसके अनुसार किसी व्यक्ति की संपत्ति तभी न्यायसंगत होती है जब उसे पहले से ही न्यायसंगत तरीके से अर्जित किया गया हो या यदि उसे किसी ऐसे व्यक्ति से न्यायसंगत तरीके से हस्तांतरित किया गया हो जिसके पास न्यायसंगत संपत्ति हो। संपत्ति के अधिकार के लिए उनके तर्क का मूल सिद्धांत यही है, ठीक है। तो उदाहरण मिनिमल स्टेट उनकी संज्ञा में आ जाता है, ठीक है। बिल चैम्बरलेन तर्क उन्हीं के रहता है और निगेटिव लिबर्टी मतलब लिबर्टेरियनिज्म में आते हैं, बट अगर आप देखेंगे तो नकारात्मक की बात करते हैं और राज्य का सीमित बात करते हैं। ये सिर्फ उनको सिर्फ सुरक्षा का देखना है राज्य को, ये ध्यान रखना है आपको मेन पॉइंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द बीजेपी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पास द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। किस वर्ष भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने आतंकवाद निरोधक अधिनियम पारित किया। इसे हम लोग कहते हैं पोटा, इसे कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। तो किस वर्ष पारित किया था ये पूछ रहा, तो आपका आंसर होगा 2002 में पारित किया था। आतंकवादी विरोध इसे हम लोग कहते हैं निरोधक अधिनियम 2002 में भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था। इसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी यानी भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया। बाद में इस अधिनियम को 2004 में निरस्त भी कर दिया गया। तो ये भी पूछ सकता है अगला क्वेश्चन कि जो 2002 में अधिनियम आया वो कब समाप्त हुआ, तो 2004 में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन रेडी हो गया यहाँ से, ठीक है। ये सब नोट करते जाइएगा, ऐसा शॉर्ट नोट बना लिएगा इस तरीके से कि आपने लिखा पोटा, देन उसकी डेट, तो यहाँ लिख लीजिए लागू, किसकी सरकार में लिख लीजिए, उसके बाद 2004 लिख दीजिए एंड लिख दीजिए निरस्त, ठीक है। इस तरीके से आप बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक 6 ग्लोरीज रिपोजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन थोड़ा सा एरर हो जाता है, बस देखिए लिखा तो यही है 6 ग्लोरीज रिपोजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। वाज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखी गई है, महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, स्वामी विवेकानंद या वी.डी. सावरकर। इसमें जो वी.डी. सावरकर उन्होंने लिखी है ये बुक। और बुक्स का मैंने बताया कि हमारे हर वीडियो में आपको बुक्स का जो बुक्स अवेलेबल हैं इंटरनेट में मिल जाती हैं या फिर आपको किसी बुक्स का जो रेफरेंस होता है वहाँ से अगर मिलेगी तो मैंने उसकी फ़ोटो जरूर लगाई है जिससे आपको उस बुक का याद रहे काफ़ी टाइम तक, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि मेमोरी फोटो मेमोरी ज़्यादा चीज़ें याद कर सके। तो 6 ग्लोरियस रिपोजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, विनायक दामोदर सावरकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस तरीके से बना कि अगर आप देखेंगे दो कंपैरिजन करेंगे, पेपर आरपीएससी का हुआ था और एक हुआ इसनेट का, तो इसमें ये पूछा गया किस टाइम मिले थे, मतलब कब आयोजित किया गया था भारत और यूएसए का डोनाल्ड ट्रंप के बनने के बाद में। बट अगर आप यही देखेंगे आरपीएससी के एग्जाम में, उसमें तो डिटेल से पूछ लिया कि कौन कौन से समझौते हुए थे, तो लेवल का अंतर है। बट आप देखेंगे कि ये भी क्वेश्चन एक प्रकार से फंसने वाला था कि कब मिले होंगे। तो और इस तरीके से G20 शिखर सम्मेलन को मैं बता रहा था, क्वेश्चन में दूसरा बता गया। इस तरीके से क्वेश्चन एक और पूछा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री कब मिले थे। बस इसका जो आंसर है वो सितंबर 2023 है। मैं बताता हूँ इसका रीज़न क्या था। आप देखिए कहते हैं करंट अफेयर, तो देखेंगे कि करंट अफेयर में देखिए 2023 का है ये क्वेश्चन, बट पूछा इस साल है 2025 में आके। तो देखिए कोई क्वेश्चन का पता नहीं कब कहाँ पूछ दे, बट आपको याद रखनी डेट आपको है फिर से 9 से 10 सितंबर 2023, भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली, ठीक है। ये आप जगह 18वां था, ठीक है। इस बार कौन सा हो रहा होगा ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जब भारत ने G20 सबसे पहला किया, ठीक है, ये ध्यान रखना। पहली बार कब हुआ था, ये 2023 में हुआ था। भारत के इंडिया प्रेसिडेंसी पीरियड 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। थीम विषय क्या था, वसुधैव कुटुंबकम। अर्थ था एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। तो ये आप याद रखना, ठीक है। 2-3 चीज़ें होती है क्वेश्चन में, एक तो ये मैंने 2 पॉइंट ऐसे करती है कि दोबारा भी आस्क हो सकते हैं इस एग्जाम में, ठीक है। मुख्य परिणाम क्या निकलते हैं देखते हैं कि आउटकम एंड डिक्लेरेशन देखना है। देखिए ये भी एक पार्ट होता है एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन में कि आपको कभी क्वेश्चन घुमा के पूछा, मतलब जैसे लाइक दिस, इसमें डेट पूछ ली, अगली बार पूछेगा इसमें डिक्लेरेशन में क्या क्या था। तो देखिए अफ्रीकन यूनियन इसमें स्थायी सदस्य लेता है, यानी 19 कंट्रीज हैं, EU हो गया एक तो और प्लस AU हो गया।
टोटल कितने हो गए 21 हैं, पर 2 संस्थाएं हो गई, ठीक है। इसमें G20 ने अफ्रीकी संघ को समूह के स्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर के रूप में शामिल करने पर सहमति व्यक्त की, जिसने यह G20 बन गया, ठीक है। यह ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, ठीक है। फिर न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को अपनाया गया। यूक्रेन संघर्ष को लेकर सतत विकास, जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा जैसे विविध वैश्विक मुद्दों पर सभी सदस्य देशों की सर्वसम्मति सहमति बनी। फिर आपका आता वैश्विक जैव जो आपका ईंधन था उसको अपनाया गया। ग्लोबल बायो फ्यूल अलायंस अपनाया गया। भारत की पहल पर था ये। जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना और ऊर्जा संक्रमण को गति देने के लिए GBA जिसे कहते हैं ग्रीन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत हुई। इस पर हम लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं G20 के बाद से, जिसे कहते हैं आईमैक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए, ठीक है। अब जिसे हम लोग चाइना की जो पॉलिसीज को इसको काउंटर कर सकें, इसे कहते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI पे जोर दिया गया, ठीक है। जलवायु वित्त पोषण और नवीकरणीय योजना जिसे कहते हैं क्लाइमेट फाइनेंस एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड महिलाओं के नेतृत्व वाला वुमेन लेड डेवलपमेंट स्टार्ट करना, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए आपके। उसके बाद में करंट प्रेसिडेंट आपका है कौन है? साउथ अफ्रीका। प्रीवियस था आपका ब्राज़ील। तो देखिए 23 में हुआ इंडिया, 24 में हुआ ब्राज़ील एंड दैट साउथ अफ्रीका इज दिस ईयर, ठीक है। क्योंकि एक बार आप, ये वेबसाइट है इसका, आप जाके एक बार जरूर विजिट करिएगा, जिससे आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाता है देखने से आपको बार बार चीज़ें। तो ओके, तो ये ध्यान रखना आपको। देखिए 23 में हो गया आपका इंडिया, बाली था 2022 में, रोमा था 2021 में, ब्राज़ील हो गया, ठीक है। अब होगा साउथ अफ्रीका में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आया पॉलिटिक्स, मतलब इसे कह सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाला जो पोर्शन हमारा रहता है ना, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा पढ़ना पड़ता है अच्छे से। ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीशों के कार्यकाल, उनके कार्यकाल पर विचार करें और सही युग में पहचानें। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आपको मिलेगा। ये देखिए इंग्लिश में रहा क्वेश्चन, ये रहा हिंदी में। अब देखिए इसने पूछा ये कि जैसे ऑप्शन दिए, मतलब उनके नाम दिए, नाम के साथ उनकी डेट दी, किस समय तक रहे वो। हीरालाल जेकानी, M पतंजलि शास्त्री, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, K सुब्बाराव, में M हिदायतुल्ला। इसमें आपको बताना कौन सा सही होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1, यानी ABC। ABC। आइए देखते हैं कैसे, कौन कौन सा सही था देख लेते हैं। देखिए यहाँ जो सबसे पहले गलत देख लेते हैं, 66 दिया है, बट यहाँ क्या दिया है 70 दिया था, ठीक है। तो इस वजह से गलत हो गया, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। हीरालाल जी कहानी सबसे प्रथम थे, ठीक है, 1950 से 51। M पतंजलि शास्त्री बनते हैं सेकंड नंबर पे, एंड थर्ड नंबर पे भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, फिर DK सुब्बाराव एंड हिमायतुल्लाह। देखते हैं इनकी डेट का आप जरा नोट कर लीजिएगा। 1950, 1951, 51 से 54, 59 से 64, 66 से 67 एंड 68 से 70। अब डेट्स एकदम नहीं याद होती, पर आप सीरीज में इसको नोट्स में आप कर लीजिएगा, ठीक है। हीरालाल जी कहानियाँ, जिसे कहते हैं हरीलाल जय दास, M पतंजलि शास्त्री, जस्टिस मेयरचंद महाजन एंड बिजन कुमार मुखरेजा, ठीक है। इसकी वेबसाइट है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट.in। फॉर्मर चीफ जस्टिस डालेंगे तो आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। देखिए मैं इसलिए देता हूँ ये काम आपके लिए एक्स्ट्रा में, कि आप थोड़ा सा जब विजिट करते हैं तो आपको खुद पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से आस्क हो रहा होगा। हो सकता है कि बुक्स में सारे अपडेटेड ना मिले, बुक्स तो प्रिंटेड हो चुकी, बट नए में तो आप पता कर ही सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना वियतनाम वॉर टुक प्लेस इन, कब इसने किया था? तो 1974, 73, 77 एंड 79। तो आंसर इज 479। अब कुछ क्वेश्चन में आपको थोड़ी स्पीड मिलेगी क्योंकि वो फैक्ट बेस होगा कि कब चीन ने वियतनाम पे वॉर किया, दैट्स तो यह तो एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया है, इसीलिए यह युद्ध चीन द्वारा वियतनाम को सबक सिखाने, टू टीच वियतनाम लेसन से उद्देश्य किया गया था। इसके पीछे कारण थे कई। देखिए पहले था वियतनाम का इन्वेजन होना कंबोडिया में। देखिए हुआ क्या था कि इंडोनेशिया जो वियतनाम ने वियतनाम ने कंबोडिया पर आक्रमण किया। इसके विपक्ष में चीन ने वियतनाम पे किया, ठीक है। ध्यान रखना। दिसंबर 1978 में, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको, दिसंबर 1978 में वियतनाम ने अपने पड़ोसी देश कंबोडिया यानी तत्कालीन कंपूचिया पर आक्रमण कर दिया और चीन समर्थित खमेर रुज के क्रूर शासन को समाप्त कर दिया। चीन खमेर रुज का एक मजबूत संरक्षक था और वियतनाम की इस कार्रवाई को चीन ने अपने क्षेत्रीय प्रभुत्व से कहते हैं रीजनल डोमिनेंस के लिए सीधी चुनौती माना, ठीक है। समस्याएं क्रिएट होने लगी। फिर सोवियत संघ के साथ वियतनाम की बढ़ती निर्भरता को देखते हुए, यानी ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी टू द USSR के साथ बढ़ने लगी। वियतनाम युद्ध में विजय के बाद वियतनाम सोवियत संघ के खेमे में चला गया, जो उस समय चीन का कट्टर प्रतिद्वंदी हो गया था। चीन का डर था कि वियतनाम सोवियत संघ का एक छद्म संरक्षक, कहते हैं प्रॉक्सी बन जाएगा, क्योंकि भाई USSR अपनी काम कराएगा वियतनाम के जरिए और उसका दक्षिणी सीमा पर एक मजबूत सोवियत पावर स्थापित हो जाए। तो दो मेन रीजन थे उस समय तात्कालिक, इसलिए 1979 में उस पर वॉर किया गया, ठीक है।
सीमावाद और जातीय चीन यानी बॉर्डर डिस्प्यूटेड है एथनिक चाइनीज के साथ में, जैसे दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद और वियतनाम में रहने वाले जातीय चीनी अल्पसंख्यक जिसे कहते हैं एथनिक चाइनीज माइनॉरिटी के साथ दुर्व्यवहार के मुद्दे भी तनाव कारण बनने लगे। चीन की जो वैश्विक कूटनीति हम लोग सभी जानते हैं, यह हमला ऐसे समय हुआ जब चीनी नेता डेंग शाओपिंग अमेरिका की यात्रा पर थे। चीन इस युद्ध के माध्यम से यूएसए को यह संकेत देना चाहता था कि वह सोवियत संघ के विस्तारवाद यानी एक्सपेनिज्म को विरोध करने में गंभीर है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर अगर आप मैंने देखेंगे तो वियतनाम के साथ क्यों हुआ, तो मैंने सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया। आप नोट कर लीजिए 4 पॉइंट, बस ये चीज़ें हैं, बाद बाकी आप रिवीजन कर लीजिए उस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही chronological base and the related to the articles in the constitution। अस्पृश्यता उन्मूलन, कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, न्यायपालिका का कार्य से पृथक्करण होना एंड समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता कहाँ कहाँ ये अवेलेबल होते हैं। तो बताना है कि कालानुक्रम में जैसे जैसे आती नहीं ना चीज़ें उस तरीके से पूछ रहा है। तो ये देखिए इंग्लिश में आपको मिल जाएगा, मैं आंसर इसका बता देता हूँ। एक है, आइए देखते हैं कैसे होगा। मैं इसमें हाईलाइट कर देता हूँ ABECD। देखिए अस्पृश्यता उन्मूलन जो था वो आर्टिकल 17 में हमारे दिया गया भाग 3 मौलिक अधिकार में। ठीक है, पहला। दूसरा, कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। ठीक है, हम लोग 23-24 की बात करते हैं तो 23 में भी दिया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार और 24 में भी। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता 39A और भाग 4 DPSP में आप जानते हैं ये बाद में ऐड किया गया। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 43B में, और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में दिया गया है। तो ये चीज़ जरूर आप याद कर लें, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट टाइम पे थोड़े आर्टिकल्स का थोड़ा ड्राइव कर दे अंदर की तरफ और खोल दे, क्योंकि आप देखेंगे 43A भी दिया गया है, उसके साथ में 48B भी है, तो इस तरीके से भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्राहम मैस्लो थ्योरी ऑफ नीड्स इन हायरार्की कंसिस्ट करती है। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है इस नेट में, और इसको आप याद ही कर लीजिए। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में ऐड कर दिया है, एक इसलिए कि बाइलिंगुअल है ना, तो फ़ायदा हो सकता है। कभी कभी होता है कि इंग्लिश में कुछ शब्द होते हैं या हिंदी में टर्म होते हैं वो समझ में नहीं आते। तो साइकोलॉजिकल नीड, स्टीम नीड, सिक्योरिटी नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड एंड स्पिरिचुअल नीड्स, ये चीज़ आप जान लीजिए कि साइकोलॉजिकल नीड जो हमारी होती है सबसे प्रथम आती हैं, और क्या क्या चीज़ मतलब पूछ रहा है मतलब होनी चाहिए। तो स्पिरिचुअल नीड आप जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये इनकी थ्योरी में है नहीं। तो आप देखेंगे ABCD जो फोर्थ ऑप्शन होगा आपका वो आपका सही होगा। और मैंने इसीलिए इसका एक चार्ट ऐड कर दिया है कि साइकोलॉजिकल नीड जो होती हैं मैस्लो की हायरार्की की, इस साइकोलॉजिकल नीड क्या होती है हमारी जो बेसिक नीड्स हैं। देखिए इस थ्योरी को अपने जीवन में लागू करके देखिए एक बार, तो याद जल्दी होगी। साइकोलॉजिकल नीड हमारी क्या है, पानी, खाना, जीवन, रहना, सोना, कपड़े एंड द बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल एक्शन है जो बेसिक्स में है। फिर हम लोग एक स्तर बढ़ते हैं जब सेफ्टी नीड की तरफ बढ़ते हैं, जब हमारी चीज़ें पूर्ति हो जाती है, देखा होगा आपने खाने पीने की व्यवस्था हो जाए तो हम लोग सेफ्टी की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि पर्सनल सिक्योरिटी देखने लगते हैं, एम्प्लॉयमेंट देख लेते हैं, रिसोर्सेज देखते हैं, हेल्थ देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं। आपने अपना अप्लाई करिए, उसका देखेंगे आप लव एंड बिलोंगिंग भी आएगा, क्योंकि हम ये चीज़ें दो चीज़ें पार कर चुके हैं। देखिए हमारे खाने की व्यवस्था हो गई, हमने सेफ्टी भी देख ली कि हमने ऐसे रहा, फिर हम लोग फ्रेंडशिप बनाते हैं, इंटीमेसी फैमिली रेडी करते हैं, दोस्त बनते हैं, सेंस ऑफ कनेक्शन बनते हैं। जब ये भी हम पूरा कर लेते हैं तो एस्टीम में पहुंच जाते हैं, मतलब एक ऐसी स्टेज, यहीं से आपका रास्ता ये है जिसे हम लोग कहते हैं अध्यात्म। मैं बता रहा हूँ अध्यात्म की चीज़ें अलग हो ही जाती हैं कभी कभी, उससे रिलेटेड होता है। तो स्टीम तो हो जाती हैं चीज़ें, तो यही मैं बता रहा हूँ कि देखेंगे आप तो एस्टीम का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट, यानी कि जिसे कहते हैं हाई स्टेज पे पहुंच जाना मैस्लो के अकॉर्डिंग। तो साइकोलॉजिकल, पर्सनल जब आपकी सेफ्टी हो जाएंगी, लव एंड बिलोंगिंग्स, स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो देखिए होगा क्या, बेसिक आपकी हो गई, फिर उसको सबसे हाईएस्ट मिलेगी। इस तरीके से आप याद इसको कर लीजिए। इन विच ईयर ग्रीस ज्वाइन करता है यूरोपियन कम्युनिटी को। ग्रीस किस वर्ष यूरोपीय समुदाय में शामिल हुआ था, 81, 78, 77 या 85। इसका आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा, यानी कि आपका आंसर है 81 में। अब ये फैक्ट है, आप कुछ भी देश दूसरा भी पूछ सकता है, तो ऐसा नोट कर लीजिएगा EU ग्रीस 1981, ये हो गया आपका नोट्स रीडिंग। ठीक है, एक लाइन में आपकी चीज़ आ जाए, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड होती चीज़ें हैं। ग्रीस 1 जनवरी 1981 को यूरोपियन कम्युनिटी का 10वां सदस्य बना था। ठीक है, ये आपको याद रखना। और मेन चीज़ जो है वो आएगी अब यूरोपियन कम्युनिटी को थोड़ा समझने की बात है। क्या है, EC को, यानी यूरोपियन यूनियन का जो एक पूर्ववर्ती संगठन था, ये EU तो बाद में बना, पर उससे पहले यूरोपियन कम्युनिटी थी। एक पूर्ववर्ती संगठन में मुख्य स्तंभ था जो यूरोपीय एकीकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण जड़ का प्रतिनिधित्व करता है। यह वास्तव में 3 अलग अलग समुदायों के मिले बना, जो बाद में यूरोपीय संघ के ढांचे में समाहित हो गए। मूल आधार था क्या,
1951 एंड 57 का यूरोपीय संघ की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में शांति और आर्थिक समृद्धि लाने के लिए उद्देश्य से की गई थी। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना किसके लिए हुई थी, शांति और समृद्धि, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। तो पहले सबसे पहले क्या बनता है, ये आपको याद रखना है। पहले बनता है यूरोपीय कोला और इस्पात समुदाय, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, ECSC, इसे हम लोग कहते हैं पेरिस संधि के नाम से। इसका उद्देश्य है 6 संस्थापक देशों, बेल्जियम, फ्रांस, इटली और लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और पश्चिमी जर्मनी। बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और पश्चिमी जर्मनी की कोयला और इस्पात जो हम लोग कहते हैं ना उद्योग को एक सुपर नेशनल नियंत्रण में लाना था, ताकि इन युद्ध सामग्री के मुख्य संसाधनों पर नियंत्रण से भविष्य में युद्ध की संभावना को कम किया। तो हुआ क्या था कि उसमें यूरोपियन कम्युनिटी नाम की तो मतलब बनाई गई चीज़ की, इन चीज़ों को हमने बना लिया। ठीक, पहला स्टेप में। फिर होता है आपका 1957 में रोम की संधि होती है, वहाँ पे 2 और समुदाय स्थापित किए जाते हैं। 3 समुदायों की बात हो रही थी, पहला हो गया स्टील एंड कम्युनिटी वाला हो गया, रोम की संधि होती है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनती है, मुख्य सदस्य देशों के बीच एक साझा व्यापार लाया गया जिसे हम लोग कहते हैं कॉमन मार्केट, और कस्टम यूनियन बनाया गया सभी देशों के बीच में, ताकि व्यापार बाधाओं को समाप्त किया जा सके। फिर आता है आपका यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, यूरेटम। इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए सहयोग को बढ़ावा देना था। ठीक है, नेक्स्ट EC का उदय 1967, फिर उदय बढ़ता है, फिर होता है 1967 में विलय की संधि होती, मर्जर ट्रीटी, ECSS, EEC एंड यूरेटम को कार्यकारी निकाय एक हो गए। इस समय की संस्था को यूरोपियन कम्युनिटी फिर कहा जाने लगा। ठीक है, फिर आता है यूरोपीय संघ का 1993 में परिवर्तन, इसे कहते हैं मैन, हम लोग पढ़ते हैं ना तो 1993 को पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं कि 1993 में होती है मॉस्ट्रिच संधि। मॉस्ट्रिच संधि जिसे यूरोपीय संघ के पहले स्तंभ के रूप में स्थापित किया गया। इस संधि ने आर्थिक सहयोग के साथ साथ एक साझा विदेशी और सुरक्षा नीति तथा आपराधिक मामलों में पुलिस और न्यायिक सहयोग जैसे राजनीतिक आयामों को भी जोड़ा। इस बिंदु पर EEC का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर, जिसे कहते हैं ना यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, बदलकर यूरोपियन कम्युनिटी कर दिया गया। यू के 3 स्तंभों वाली संरचना का आर्थिक आधार बना। ठीक है, तो इतना सारा आपने डेटा पढ़ा, जिससे आपने नोट्स बना लिए और अपना पढ़ लीजिए एक बार, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके फिर दोबारा एक बार रिवाइज करके देख लीजिए, तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। और कहानी इसलिए पता होनी जरूरी है इसके पीछे की, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पीछे से पूछे जाते हैं कि इससे पहले का पूर्ववर्ती रूप क्या था, इस तरीके से। NTA का फेवरेट क्वेश्चन लास्ट 3 एग्जाम से, हाई कोर्ट्स कब बना, और वही रिपीटली है, कुछ नए हैं कुछ रिपीटेड हो जाते हैं। तो देखेंगे आप इलाहाबाद, आंध्र प्रदेश, बॉम्बे एंड पटना। तो इलाहाबाद का हम जब बात करते हैं तो 1866 में बनता है, उसके बाद में आंध्र प्रदेश का करते हैं तो 1954 में बनता है, बॉम्बे आपका 1862 में बनता है सबसे पहले, और पटना में 1960 में बनता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, इलाहाबाद 1866। तो देखिए अब याद रखिए कि बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा में सबसे पहले हाई कोर्ट बना था 1862 के, फिर इलाहाबाद में 1866 में बना, ये दो आपकी सीक्वेंस याद रखने चाहिए। उसके बाद में पटना 1916 एंड आंध्र प्रदेश 1954। ओके, अब हो सकता है ये क्रोनोलॉजी आपको रटनी ही पड़ेगी, इसके अलावा ऑप्शन आपके पास है नहीं, इसलिए मैंने एक लिस्ट ऐड की है, हो सके तो अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, बाद बाकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी, बट फिर भी एक बार आप ट्राई करिएगा कि आप खुद से याद करें। देखिए मैंने सब लिख दिए, कोलकाता, बम्बई, चेन्नई, ठीक है, इलाहाबाद, कर्नाटका, पटना, जम्मू कश्मीर, पंजाब एंड हरियाणा, गुवाहाटी, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, डेट्स, उनका टेरिटोरियल जुडिशन एंड सीट्स, केरला, गुजरात, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। ठीक है, 3 तो एक साथ बने थे, ये आप याद कर लीजिएगा एक साथ में, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना अंतिम है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 2019 वाला, इनकी ये जुडिशन वाली हैं और इनकी बेंचेज हैं। और मैं इस बात को आपको लिख के दे रहा हूँ, आपको याद करना पड़ेगा इसको कैसे भी करके, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटली आ रहे हैं। आप पिछला मेरा एनालिसिस वीडियो देख लेना, उसमें भी आपको ये मिलेगा, इस वाली वीडियो में भी आपको यही चीज़ मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडिता रमाबाई से रिलेटेड, और इसको देखेंगे आप इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग में, थिंकर्स हैं तो पंडिता रमाबाई से क्वेश्चन बनना ईजिली था, यूनिट नंबर 3। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या था। तो इंडियन नेशनल आर्मी था, मुक्ति मिशन था, लैंड होल्डर सोसाइटी थी, धर्म सभा था। तो देखेंगे मुक्ति मिशन थे, ठीक है इनका। तो देखते हैं पंडिता रमाबाई सरस्वती, ठीक है, इनका पूरा था, इनको मिली थी पदवी 1858 से 1922, 19वीं शताब्दी की का साधारण समाज सुधारक, विदुषी और भारत में महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा की अग्रणी समर्थक थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन विशेष रूप से बाल विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित किया। और देखेंगे उनके बहुत सारे हैं, आर्य समाज, शारदा सदन, इसके बाद में
कह सकते हैं कि कृपा सदन, मतलब मल्टीपल उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन रेडी की जिससे लोगों को फ़ायदा हो, विधवा महिलाओं को और पढ़ाई के लिए भी। संस्कृति की विदुषी मानी जाती हैं। रमाबाई का जन्म एक समय में हुआ था जब महिलाओं को शास्त्रीय ग्रंथों तक पहुंच से वंचित रखा जाता था। उन्होंने अपने विद्वान पिता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद में पंडिता और रमाबाई की सरस्वती को उपाधियां प्राप्त होती हैं 1878 में। ये अपडेट याद रखना, 1878 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों ने संस्कृत पर उनके गहन ज्ञान और सार्वजनिक व्याख्यान की उन्हें सम्मान दिया पंडिता, विद्वान और सरस्वती यानी ज्ञान की देवी की। वह भारत की पहली महिला थी जिन्होंने प्रतिष्ठित उपाधियां प्रदान मतलब प्राप्त की थी। ठीक है, तो 1878 में कौन कौन सी बनी? पंडिता और सरस्वती की उपाधि। फिर आर्य महिला समाज इन्होंने बनाया 1882 में। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने पुणे में आर्य महिला समाज नोबल वुमेन सोसाइटी की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध करना था। उसके बाद में साहित्यिक आलोचना, द हाई कास्ट ऑफ हिंदू वुमेन उनकी बुक है। ये आपको बहुत मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए, ये एग्जाम आस्क्ड क्वेश्चन हो जाएगा। उच्च जाति की हिंदू महिलाओं के उत्पीड़न, विशेष रूप से बाल विधवाओं की दयनीय स्थिति पर एक तीखा अंदरूनी हमला था। फिर आता है शारदा सदन उनका 1889। यह संस्था सबसे पहले बम्बई में स्थापित की गई थी और ये उच्च जाति की बाल विधवाओं के लिए गैर सांप्रदायिक आवासीय विद्यालय था। इसने इन्हें शिक्षा और कौशल प्रदान किए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। अब देखिए मैंने इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं, आप एक बार रिवाइज करेंगे ना बार बार, और ये सारे क्वेश्चन आपके दोबारा मतलब री है वाले, मतलब ये क्वेश्चन पूछे जैसे बुक्स पूछी जा चुकी है, आर्य महिला समाज कब बनाई पूछा जा, शारदा सदन है, तो मैंने वही चीज़ को ऐड किया है, मुक्ति मिशन जैसे। अगली बार क्रोनोलॉजी पूछ सकता है, नेक्स्ट टाइम ये पूछ सकता है कि कौन कौन से इसके थे रिलेटेड थे, तो इस वजह से आपको याद रखना है। 1890 के दशक में गंभीर अकाल और प्लेग के बाद रमाबाई ने पुणे के पास केड़ गांव में इसे स्थापित किया था मुक्ति मिशन को। मुक्ति मिशन की स्थापना की केड़ गांव में, और उन्होंने बैलगाड़ियों के काफिले के साथ गांव का दौरा किया और रुझान निराश्रितों, महिलाओं, अनाथों और विधवाओं को बचाया। यहाँ उन्हें आश्रय, शिक्षा और छपाई, बढ़ईगिरी और खेती जैसे व्यावसायिक कौशल का प्रशिक्षण दिया ताकि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान के बारे में तथ्यों पर विचार किया। देखिए ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, तो समझ सकते हैं कि कैसे कैसी चीज़ें बनी होंगी। तो राजा जाहिर शाह ने दशकों तक अफगानिस्तान पर शासन किया। सेकंड है मुल्ला मोहम्मद उमर पहली तालिबानी सरकार के सर्वोच्च नेता थे। सी ऑप्शन है सिंधी नदी अफगानिस्तान से निकलती है। इराक अफगानिस्तान से स्थलीय सीमा साझा करता है। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। ये रहा आपके सामने इंग्लिश क्वेश्चन, ये रहा हिंदी। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में देते जाइए साथ में। और ये रहा आपका आंसर, आंसर होगा फोर्थ। देखते हैं कैसे, थोड़ा समझने वाली चीज़ हो जाएगी इसमें। देखिए ए सही है, बी सही है और ई सही है। यहीं सिंधु नदी अफगानिस्तान से नहीं निकलती और साझा भी नहीं करता। आइए देखते हैं कैसे। जो राजा जाहिर शाह ने दशकों तक अफगानिस्तान पर शासन किया, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद में मोहम्मद जाहिर शाह ने 1933 तक अफगानिस्तान के अंतिम राजा के रूप में शासन किया, जो लगभग 40 वर्षों तक चला। इस अवधि को अफगानिस्तान के इतिहास में हमेशा शांत और स्थिर माना जाता है। फिर आते हैं मुल्ला मोहम्मद उमर पहली तालिबानी सरकार के सर्वोच्च नेता बनते हैं। तो हम जानते हैं 1996 में अफगानिस्तान पर तालिबान सरकार का मतलब एक प्रकार से कब्जा हो गया था। मुल्ला मोहम्मद उमर तालिबान के संस्थापक और पहले सर्वोच्च नेता अमीर उल मोमिनीन थे। ठीक है, डेट मैंने बता दी 1996 से 2001। फिर आती सिंधु नदी नहीं निकलती, तो गलत लिखा हुआ क्योंकि तिब्बत चीन में मानसरोवर झील से पास कैलाश पर्वत श्रृंखला से होता है सिंधु नदी का। ठीक है, तिब्बत इन जो चीन में मानसरोवर झील का कैलाश पर्वत श्रृंखला से होता है, ये अफगानिस्तान से नहीं। ठीक है, काबुल नदी निकलती है। ठीक है, ध्यान रखना है। और जो इराक है वो अफगानिस्तान से सीधा कोई सीमा नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान की जो सीमा है वो ईरान से लगती है, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से लगती है। तो ध्यान रखना, ईरान, पाकिस्तान, चीन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से लगती हैं। इन दोनों देशों के बीच ईरान स्थित है। ठीक है, और सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। ये तो बिल्कुल करेक्ट ही है, सभी लगभग हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी से भी। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और अफगान युद्ध कहते हैं। ठीक है, 1972 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय का क्या अर्थ होगा? इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया जस्टिस। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देखना चाहते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन हो सकता है, एनसीईआरटी। कैसे? आप प्रीएम्बल जब पढ़ते हैं तो हर एनसीईआरटी बुक में लगभग प्रीएम्बल दी होती है। जब मल्टीपल टाइम पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सोशल जस्टिस है, एब्सोल्यूट इक्वालिटी है, इकोनॉमिक जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस है, मिलिट्री जस्टिस है। तो मिलिट्री जस्टिस की तो हमारी कहीं बात नहीं की गई है, बट फिर भी देखते हैं कि क्या क्या हो सकती हैं। तो आंसर होगा एक, मैं हाईलाइट कर देता हूँ आंसर को।
ACD, इसे कहते हैं हम लोग सोशल जस्टिस होती है, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, हम लोग जो पढ़ते हैं हिंदी में सामाजिक आर्थिक एंड राजनीतिक न्याय होना चाहिए। आइए देखते हैं इसके सोर्स को। इसका जो क्रेडिट मिलेगा पूरा एनसीईआरटी की बुक से मैंने उठाया है, आप भी जाके देख सकते हैं कि एनसीईआरटी जो आप देखेंगे तो हम भारत के लोग, तो देश का हम लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ये मैंने इसलिए हाईलाइट उसको स्पेशली कर दिया था, ये वाला पोर्शन जो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के लिए विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, यानी कि हमें जो न्याय मिला है वो 3 प्रकार से मिला है और जो हमें स्वतंत्रता मिली है वो 5 टाइप मिली है, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। समता हमें 2 प्रकार की मिली है प्राप्त करने के लिए, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक, तो ये इसका शॉर्ट हो जाएगा, आप नोट्स कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जिसका आंसर होगा आपका जीवी मावलंकर। ठीक है, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ 2 नंबर। अब देखिए मैंने लिस्ट ऐड किया, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से ऐसा सीक्वेंसिंग ये चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब रीज़न क्या था, ये संसद की वेबसाइट पे ऐसी ही दी गई थी लिस्ट, तो मैंने वही दी है, मैंने कोई इसमें फेरबदल नहीं किया है, जो इसमें डेटा दिया था आप खुद जाकर दे सकते हैं, संसद.in वेबसाइट है। गणेश वासुदेव मावलंकर, फिर मधुभूषी, अनंत संयम अयंगर, सरदार हुकुम सिंह, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, नीलम संजीव रेड्डी, सी बलीराम भगत, के एस हेगड़े, डॉक्टर बलराम झाकड़, सी रवि रॉय। उसके बाद में आपके थे 9, 10 नंबर हो जाएंगे संजीव पाटिल, 11, ठीक है, 12 मनोहर जोशी, सोमनाथ चटर्जी दोबारा बने, फिर श्रीमती मीरा कुमार, ठीक है। उसके बाद में सुमित्रा महाजन एंड श्री ओम बिरला करंटली में ही है, तो सारी लिस्ट आपको ये सामने रहेगी। ठीक है, हु रोड द बुक ऑन रेवोल्यूशन, ऑन रेवोल्यूशन किसने बुक लिखी, हन्ना अरेंट, व्लादिमीर लेनिन, कार्ल मार्क्स एंड हिंडनबर्ग। इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा हन्ना अरेंट ऑन रेवोल्यूशन, ये रही बुक उसकी। ठीक है भाई, हन्ना अरेंट के द्वारा लिखी गई बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इन तरीके से क्वेश्चन में आपको सिर्फ रटना होता है, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा टाइम इसलिए आपका नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आप इसको खुद आप रेडी करिए पार्ट को, ठीक है, फैक्चुअल पार्ट को। द नेम सिमैन द वीवर इज एसोसिएटेड विद, देखिए ये थोड़ा समझने वाला है कि सिमैन द वीवर किस धारा से संबंधित होंगी, रेडिकल इस्लामिज्म, फेमिनिज्म, अनार्किज्म एंड द पर्यावरणवाद। तो आप देखेंगे जो फेमिनिज्म जो हमारी धारा है उससे ये संबंधित है, रेडिकल फेमिनिज्म से स्पेशली। साइमन द वीवर प्रसिद्ध कथन है, महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती, ये भी पूछा सकता है। व्यक्तिगत ही राजनीतिक यानी पर्सनल इज पॉलिटिकल, ये भी पूछा सकता है दोबारा। तो दोबारा आप ये याद कर जरूर रख लीजिए, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वो कहीं ना कहीं पूछा गया है या पूछने की आशंका है। ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेड है और प्रीवियस ईयर भी है। इनकी बुक का सेकंड सेक्स आप देखेंगे दिसंबर के एग्जाम में एक स्टेटमेंट में दिया था कि इनकी बुक कब पब्लिश हुई थी। देखिए ये मैंने वहीं से उठाया कि 1949 में, द पर्सनल इज पॉलिटिकल 1917 की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है उग्र नारीवादी, इनका जो पर्चा मैंने दिया, उग्र नारीवादी जिनके जीवन में समानता के समर्थक है, ये आपको ध्यान रखना। नैतिक, वैधानिक, राजनैतिक व आर्थिक समानता आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है। नारीवादियों ने पितृसत्तात्मक सत्ता का विरोध किया। पितृसत्तात्मक सत्ता का अभिप्राय है सार्वजनिक क्षेत्र पुरुषों का होता है जबकि निजी एवं घरेलू क्षेत्र महिलाओं को दे दिया गया है। महिलाएं इस निजी एवं घरेलू क्षेत्र में पुरुषों के अधीन होती हैं। महिलाओं के सामने ना नाम होने की समस्या का पहचान संकट यानी प्रॉब्लम ऑफ नो नेम। घरेलू श्रम का कोई मूल्य नहीं मिलता है। जैविक संकल्पना, सांस्कृतिक संकल्पना बनाई जाती है, कपड़े, पहनावा, इनका बड़े बाल कौन रखेगा कौन नहीं रखेगा, तो ये हमारा जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसके द्वारा नॉर्म्स जो गढ़े गए उसी का ये खंडन करती है, बिल्कुल ही एक्सट्रीम पॉइंट पर लेके जाने का प्रयास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट इंडिया डाइड इन ऑफिस, ऐसे कौन से राष्ट्रपति रहे हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। तो उनके ऑप्शन दिए गए, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद एंड बीडी जट्टी। तो आप देखेंगे कि दो ऐसे रहे हैं आपके, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड फखरुद्दीन अली अहमद, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। इनका 13 मई 1967 से 1969 तक और 74 से लेकर 77 तक इनका कार्यकाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, 1992, 1995, 1994 या 1989।
तो आप देखेंगे 1992 में इसे कहते हैं NCW की स्थापना की। और ये एक कह सकते हैं स्टैचुरी बॉडी होगी, बट नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया इसका कोई भी रूल, ठीक है, ये याद रखना आपको। NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। NCW भारत सरकार का एक स्टैचुरी बॉडी है जिसकी स्थापना जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई। यह महिलाओं के हितों की सुरक्षा संवर्धन के लिए सरकार को सलाह देने का कार्य करता है, सलाह देने का, ठीक है। ये ध्यान रखना, बहुत चीज़ में पूछा जाता है स्टेटमेंट में क्या वो सलाह देने के लिए है, बाध्यता है, इस तरीके से भी। इसकी स्थापना होती है 31 जनवरी 1992 को। प्रकार क्या है, मैंने बताया स्टैचुरी बॉडी यानी सांविधिक निकाय है, संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया। उद्देश्य क्या क्या है, महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा और मूल्यांकन करना, महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना, शिकायतों का निवारण करना और महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच भी करना। तो तीनों महिलाओं से रिलेटेड होगा। अब देखते हैं NCW की संरचना क्या क्या है, कंपोजिशन कैसे बनता है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के धारा 3 के तहत निर्धारित की गई है कि कुल संरचना में 7 सदस्य होते हैं और केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। ये ध्यान रखना, नामित है प्लस 7 है। पहला कौन होगा, अध्यक्ष होगा। और कौन होगा ये भी ध्यान रखना, महिला में महिलाएं वाले हो गए, ठीक है। 5 सदस्य में इनकी नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों से की जाती है जिनकी क्षमता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा हो, जिन्हें कानून या विधान, ट्रेड, यूनियनवाद, प्रबंधन, महिला शैक्षिक संगठन, NGO, महिला कार्यकर्ता सहित प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा या समाज कल्याण जैसे क्षेत्र का भी अनुभव होना चाहिए। शर्त क्या है कि इन 5 सदस्यों में कम से कम एक सदस्य SC और कम से कम एक सदस्य ST संबंधित होना चाहिए, ठीक है। एक सदस्य सचिव बनेगा यानी मेंबर सेक्रेटरी बनेगा, इन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। सदस्य सचिव को प्रबंधन, संगठनात्मक संरचना या समाजशास्त्री आंदोलन के क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहिए, या वह संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य अधिकारी भी हो सकता है। समुचित अनुभव होना चाहिए। टर्म ऑफ ऑफिस क्या होती है, 3 वर्ष तक होती है, ठीक। अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष तक की अवधि तक के लिए पद ग्रहण करते हैं। तो 3 ईयर्स आप याद रखना है, अध्यक्ष प्लस सदस्य, और टोटल कितने हैं 7, 3 ईयर्स। एंड दैट आपको कौन कौन होगा ये आपको बता दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन किस वर्ष अपनाया गया। 1990, 1979, 1977, 1987। द आंसर इज 2, 1979 में अपनाया गया था। द कन्वेंशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन वाज अडॉप्टेड इन 1979 बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, UNGA के द्वारा। जो हमारा कन्वेंशन हुआ था इन द फॉर्म, मतलब आल फॉर्म जितनी भी महिलाओं से संबंधित वो सबको दूर करने के लिए डिस्क्रिमिनेशन को 1979 को। और ये मान के चलिए कि लगभग मैंने जितने एग्जाम का एनालिसिस किया है उसमें अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा फैक्ट के रूप में भी, मतलब क्योंकि ऐसा इजी और महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन होते हैं तो जल्दी पूछ लिया है, तो आपको अपने नोट्स में ऐड कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनेस लिकर्ट कंसीडर्ड मैनेजमेंट सिस्टम 1 and 2 4 एज अ मॉडल ऑफ मैनेजमेंट। दीज आर क्या होते हैं, पार्टिसिपेटिव, कंसल्टेटिव, बेनोवलेंट, एक्सप्लोरेटिव या मैच्योरिटी। तो आप एक चीज़ देखेंगे जो मैच्योरिटी वो सिर्फ इनका नहीं है, बाद बाकी ABCD इनके सारे हैं। तो आपका आंसर होगा 4th। ये आपका हिंदी में रहा, ये इंग्लिश, ये हिंदी। और देखते हैं कैसे। रेनेस लिकर्ट प्रपोज्ड मैनेजमेंट for leadership system known as the Likert management system 1 to 4. System 1 exploitative, system 2 benevolent, system 3 consultative and system 4 participative. Exploitative, benevolent, authoritative, consultative and participative. मैच्योरिटी जो आपकी थ्योरी है वो क्रिस आर्ग्रेस की है। तो आपका एक क्वेश्चन अगला बन सकता है, किसने थ्योरी दी, तो ये आस्क हो सकता है। तो क्रिस आर्ग्रेस का लिख लीजिए, मैच्योरिटी। Exploitative authoritative system 1, benevolent authoritative system 2, consultative system 3, system 4 participative. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्स का है ड्वाइट वाल्डो, पीटर डिकर, लेनिस लिकर्ट एंड फ्रेडरिक हर्जबर्ग का। आपको बताना है किसने कौन सी बुक लिखी है। जब आप देखेंगे इस चीज़ को लेकर तो मोटिवेशन टू वर्क हो जाएगी, स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगी। उसके साथ में मैंने इसको बुक को आंसर एक है मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसलिए मैंने इसकी लिस्ट को ऐड कर दी कि इससे आपको बहुत आसानी हो लिखने में, नोट्स करने में। तो ड्वाइट वाल्डो आपको हो जाएंगे द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पीटर डिकर हो जाएंगे मैनेजमेंट चैलेंजेस फॉर द 21st सेंचुरी, क्या क्या प्रबंधन की चुनौतियां आ रही, रेनेस लिकर्ट द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्रेडरिक हर्जबर्ग द मोटिवेशन टू वर्क। ड्वाइट वाल्डो द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पीटर डिकर मैनेजमेंट चैलेंजेस फॉर द 21st सेंचुरी, रेनेस लिकर्ट द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन एंड द फ्रेडरिक हर्जबर्ग द मोटिवेशन टू वर्क।
और इसके साथ हमारे क्वेश्चन इस पार्ट में कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एक फीडबैक जरूर दीजिएगा और क्वेश्चन को किस तरीके से और हल बताएंगे आप किस तरीके से और हल अच्छी तरीके से किया जा सकता है। वैसे फिलहाल मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि जितना हो सके एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया जाए। कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जिनको डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो आपको याद ही करने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट होगा वो मैं तैयार करवा दूंगा आपका। और चैनल के साथ इससे बने रहें। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, पॉलिटिकल मंत्रा। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2। तब तक के लिए वीडियो को और भी देखते रहिए। पार्ट्स हमारे चल रहे हैं प्रैक्टिस सेट के भी, वो भी आप वीडियो पे जाकर चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।